हेलो बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग समास पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने समास पढ़ा था, तो जिसमें समास के बारे में हम लोगों ने जाना था कि समास क्या होता है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम एक नया शब्द निर्मित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और उस प्रक्रिया से होने वाला जो शब्द है, निर्मित होने वाला शब्द, यानी हम जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं तो जो शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। वह समस्त पद कहलाता है। उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन्हीं पदों के हिसाब से जो है हमारे समास को जो है वो वर्गीकृत किया गया है। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला समास जो है अव्ययी भाव समास, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास में होता क्या है? अव्यय यानी पूर्व पद जो है उसका अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी जो पहला पद है वह अव्यय होता है, और दूसरा पद जो उत्तर पद कहलाता है वह जो है पूर्व पद अव्यय होता है। और जब समस्त पद मिलते हैं तो वह क्या काम करते हैं? अव्यय का ही कार्य करते हैं। अव्यय का ही कार्य करते हैं, वह अव्ययी भाव समास है। और दूसरा हमारा जो है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं समस्त पद बनाने के लिए, तो सामासिक शब्द बनाने के लिए, तो उसमें विभक्तियों का लोप होता है। कारक चिन्हों की जो विभक्तियां होती हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनका लोप होता है। तो उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, और रसोई के लिए घर, रसोई घर। यहाँ पर देश के लिए भक्ति में यह विग्रह है और यह सामासिक पद है, समस्त पद है। तो जब इसकी प्रक्रिया हुई है, ये प्रक्रिया हुई है और यह निर्मित शब्द नया बना है, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है? वह के लिए का। किसका लोप हुआ है? के लिए का। और यह चिन्ह किसका है? यह संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर किसकी विभक्ति का लोप हुआ? संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। आइए तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। हम तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। उन्हीं कारक की विभक्तियों के नाम पर इनका जो है नाम पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उन्हीं कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का। तो पहला जो हमारा है वो कर्म तत्पुरुष कह रहे हैं। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। किसका लोप होता है? को का। और को क्या है? ये कर्म कारक। क्या कारक? देखिए, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं और उन सबके जो चिन्ह होते हैं, और यह किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। किसका लोप हुआ है? को का। तो यहाँ पर जब कारक पूछा जाएगा तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। समास। और उसके बाद कौन सा समास? तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष समास? तो कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। देखिए, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, किसका लोप हुआ है? यहाँ पर को का। और यहाँ पर भी उन्हीं दोनों का लोप हुआ है, को का ही। तो यहाँ जो है कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा होता है, और अपादान का भी जो है, अपादान कारक का भी से ही होता है। लेकिन अंतर कैसे करते हैं हम? अंतर ये है कि करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, यानी करण कारक में क्या होता है? वहाँ पर
क्रिया के होने के साधन का पता चलता है कि क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई, इसके माध्यम से क्रिया हुई, तो वहाँ करण कारक है। और अपादान में क्या होता है, उसका भी से ही है, लेकिन वहाँ अलगाव का बोध होता है, वहाँ अलग होने का बोध होता है। तो जहाँ पर ये लोप होता है तो वहाँ पर क्या होगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान देंगे अगर अलगाव का है तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, और अगर साधन का बोध हुआ क्रिया के होने का तो वहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए यहाँ अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये पीड़ित क्या हुआ, क्रिया पीड़ित होने किससे, अकाल से। शोकाकुल, आकुल है, बेचैन है, किसके कारण, किससे, शोक से। गुण युक्त, गुण युक्त भाई किससे युक्त, किससे युक्त है वह, किससे है, गुणों से है। मन गढ़ंत, गढ़ा हुआ है, किससे गढ़ा हुआ है, क्रिया हुई है गढ़ने की, इससे, मन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, जैसा कि अभी अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बताया है। के लिए का लोप होता है, कह रहा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है समस्त पद में, यह समस्त पद है गुरु दक्षिणा। विग्रह करेंगे तो होगा गुरु के लिए दक्षिणा, पहचान करने के लिए हम विग्रह करेंगे, इसका क्या होगा, किसका लोप हुआ है, के लिए का। यह किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास तो है ही है क्योंकि विभक्तियों का लोप हुआ है। अब किसकी विभक्ति का, संप्रदान कारक के चिन्ह का, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए अपादान तत्पुरुष क्या है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, से यानी अलगाव का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जो मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि जहाँ पर जो है ये करण और अपादान दोनों का से होता है, विभक्ति चिन्ह जो है कारक चिन्ह, और करण में क्या होता है, साधन का बोध होता है, और अपादान में जो है अलगाव का बोध होता है। देखिए यहाँ देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो गया, चला गया। धनहीन, धन से हीन, धन है उसके पास, धन चला गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इससे भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। कर मुक्त, कर से मुक्त, इससे मुक्त हुआ हुआ, कर से मुक्त। अलगाव का बोध हो रहा है। गुणहीन, गुण से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो ये आपका जो है अपादान तत्पुरुष हो गया। अब हम आते हैं किस पर, संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध कारक का चिन्ह जो है वो का, की और आरेरी होता है, तो यहाँ पर इन्हीं का जो है लोप होगा जब समास की प्रक्रिया हम अपनाएंगे या अपनाते हैं। देखिए गंगा जल, गंगा जल यानी गंगा का जल। देशवासी, किसका वासी, देश का वासी। गंगा तट, किसका तट, गंगा का तट। तो किसका लोप हो रहा है, सब में का लोप हो रहा है, हुआ है सामासिक पद में। यह समस्त पद है और इसमें किसका लोप हुआ है, का। जब हम विग्रह किए तो पता चला का यहाँ पर लोप हुआ है। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। राजभाषा, राज्य की भाषा। का, की। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जीवन साथी, जीवन का साथी, यानी का, की। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष में जो है संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होगा, तो यहाँ पर जो है वो संबंध कारक की विभक्ति कहलाएगी। संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है तो यहाँ पर जो है वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद अगला जो है हमारा वो अधिकरण तत्पुरुष है, छठवां अधिकरण तत्पुरुष।
हम जानते हैं कि अधिकरण का जो चिन्ह होता है अधिकरण कारक का, वह में पे पर होता है। तो यहाँ पर किसका लोप होगा? जब हम समास की प्रक्रिया अपनाएंगे, समास बनाएंगे, तो किसका लोप होगा? यहाँ पर में पे पर का होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ग्रामवास, ग्राम में वास यानी गांव में निवास, दही बड़ा, दही में बड़ा, तो किसका लोप हुआ? में का। में किस कारक के चिन्ह है? अधिकरण का। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष तो होगा ही, क्योंकि विभक्ति का लोप हुआ है, कारक चिन्ह का लोप हुआ है। लेकिन अब कौन सा तत्पुरुष है? तब हम कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। भाई आगे देखते, देखिए तत्पुरुष समास आपका जो है क्लियर हो गया। दूसरा जो है, अब तीसरा समास जो है आपका वो है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या है? कह रहे द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, यानी इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद यानी पहला पद। मैंने बताया कि समस्त पद में दो पद होते हैं भाई, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसी को हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है वह हमारा उत्तर पद कहलाता है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, तो जो पूर्व पद होता है द्विगु समास में वो नंबर्स को व्यक्त करता है, नंबर्स बताता है कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, संख्या बताएगा वो। यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या को व्यक्त करता है। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह का प्रयोग करते हैं शब्दों का। यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समाहार या समूह शब्द का संख्या है, तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे नवरत्न, तो नवरत्नों का समाहार, भाई नवरत्न जहाँ पर है मिले वहाँ नवरत्न है, नवरत्नों का समाहार। नवरात्रि, यहाँ नवरात्रियों का समूह है। दो राह, त्रिभुवन, 3 भवन, त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी 3 नदियों, 4 पाई यानी 4 पायों का समाहार अर्थात 4 पैरों वाला। पंजाब, 5 आबों का समाहार यानी नदियों का समाहार। तो जहाँ भी नंबर्स को बताए अगर पूर्व पद, तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। देखिए यहाँ 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, दूसरा पहर, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यानी पूर्व पद संख्यावाची, संख्या को व्यक्त करते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम द्विगु समास कहते हैं। चौमासा, 4 मासों का समूह, त्रिकोण। देखिए हर जगह जो है पूर्व पद जो है संख्या जरूर बताएगा, नंबर्स बताएगा। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समाहार, अब्दों का यानी वर्षों का। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। अब हम आते हैं अपने चौथे समास पे। देखिए हम लोग समास को जाने, समस्त पद को जाने, समास विग्रह को, उसके बाद समास के भेद को, 6 भेद। 6 में जो है हम लोग 3 पढ़ चुके, चौथा पढ़ने जा रहे हैं। 3 वो कौन कौन से हैं? पहला अव्ययी भाव समास है, दूसरा जो तत्पुरुष समास, तीसरा जो है वो द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है,
और अव्यय होता है। समस्त पद जब मिलते हैं तो अव्यय का काम करते हैं, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो विभक्ति चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो इनके 6 भेद हैं। तो इन्हीं विभक्तियों का जो कारक हैं, तो उन्हीं 6 कारक के नाम पर इनका जो है नाम यहाँ पर पड़ा है। तत्पुरुष समास में जिन विभक्तियों का चिन्हों का लोप होता है उनको हम वही समास कहते हैं। जैसे देशवासी, देश का वासी, तो यहाँ पर का है, का जो है संबंध कारक का जो चिन्ह है, तो यहाँ पर अगर वो विलुप्त हुआ, उसका लोप हुआ का, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है। और उसके बाद है द्विगु समास तीसरा हमारा। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भी पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो नंबर्स को बताए, संख्या को बताए, वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे भाई बहन, यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 पद होते हैं ना समस्त पद में, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे भाई बहन, ऊंच नीच, घर बाहर, धरती आकाश, माता पिता, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, पाप पुण्य, माता पिता, छोटा बड़ा, यानी इनके बीच में किसका और, तथा, या, एवं, व, इन्हीं शब्दों का लोप होता है जब हम समास की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब देखिए आगे जो हमारा 5वां समास है, चौथा द्वंद्व समास हो गया। देखिए इसमें जो है पदों का ही ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया प्रारंभ में ही कि पदों के हिसाब से इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। यानी किसी में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, और किसी में जो है पूर्व पद संख्या बताता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, और कोई ऐसा भी है जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं। अब हम आते हैं देखिए कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब देखिए कर्मधारय में 2 चीजें हैं, क्या है हमको दोनों जानना है, विशेषण विशेष और उपमान उपमेय, 2 चीजें होती हैं, इनका संबंध होता है। अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आप विशेषण भी जानते हैं और विशेष भी जानते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और वे जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, नील कमल, तो नीला है कमल जो, इसमें नील क्या है? विशेषण है, तथा कमल क्या है? विशेष है। क्योंकि कमल की विशेषता कौन बता रहा है कि नीला है, पीला है, हरा है, बैंगनी है, तो नीला है, यह नीला जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, तो कमल नीला है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है। और स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। सो स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।